नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम टॉपिक्स, तमाम खबरें हम लोग लेकर आते हैं और उसको एक्सपर्ट्स के जरिए बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो प्रॉपर्टी में निवेश है उससे जुड़े जो फैसले हैं वो आसानी से यहाँ पर ले सकें। अब बीते हफ्ते प्रॉपर्टी से जुड़े बाजार में क्या कुछ घटा है, कहाँ से आई है बड़ी खबर, क्या नए नियम किए गए हैं लागू, उससे जुड़ी तमाम खबरों का आज हम लोग करेंगे विश्लेषण। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं द मैपल ग्रुप के डायरेक्टर कृणाल दायमा सर। सर, ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन द शो अगेन। वेल, थैंक यू वेरी मच सचिन, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, आपसे शुरुआत करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में आज कौन कौन सी खबरें हैं। तो चलिए एक एक करके फटाफट जानते हैं कि खबरें आज हम लोग कौन सी खबर कर रहे हैं। तो कहाँ हुई घरों की कीमतों में 10% की कटौती, इस पर हम लोग करेंगे चर्चा। इससे कितना फायदा होगा ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे किस ब्रोकर को देना पड़ जाएगा ब्याज। रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल का फैसला आया है तो उस पर क्या असर हुआ है वो भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद जानेंगे सऊदी अरब में प्रॉपर्टी को लेकर हुआ क्या फैसला, ये भी जानेंगे। और क्या घर खरीदने का सपना वहाँ पर जो है वो पूरा हो पाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग मुंबई में क्यों बदल रहा पगड़ी सिस्टम, क्या ज़रूरत पड़ गई है इस सिस्टम को चेंज करने की, इसकी भी परतें खोलेंगे। फिर जानेंगे कि लखनऊ में एलडीए ने की कौन सी राहत दी है, इसको भी हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कई और खबरें भी होंगी तो उसको भी हम लोग एक एक करके यहाँ पर खोलने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो नवी मुंबई में घर खरीदारों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने CIDCO यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से नवी मुंबई में डेवलप किए जा रहे लगभग 17,000 घरों की कीमत में 10% तक की सीधी कटौती करने का फैसला किया है, जिससे आम जनता के लिए हाउसिंग अफोर्डेबल होगी। इस मकसद आवासीय घरों को और किफ़ायती बनाना है। ये घर नवी मुंबई के अलग अलग इलाकों में है, जैसे खारगर, वाशी आदि। और ये कदम मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए भारी छूट जैसा है। इससे बाजार में घर खरीदने की मांग बढ़ने की उम्मीद है और ज़्यादा लोगों को घर का सपना पूरा करने में मदद मिल सकती है। यह पहल घर खरीदारों को सीधे लाभ देने वाली है और नवी मुंबई में प्रॉपर्टी को और आकर्षक बनाती है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या नवी मुंबई में घर खरीदने का अब पहले के मुकाबले अब ज़्यादा आसान हो जाएगा और किफ़ायती होगा? वेल, डेफिनेटली अभिषेक, पहले के मुकाबले नवी मुंबई में ये एक अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जब हम आकलन करते हैं तो मुंबई की कंपैरिजन में नवी मुंबई एक ज़्यादा बेहतर विकल्प भी नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स नवी मुंबई के अंदर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। सर, 10% की कटौती, क्या सर ये सही वक्त है अभी घर खरीदने का वहाँ पर, कि आगे कीमतें और आप घटने की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर लोग? वेल अभिषेक, नवी मुंबई, इनफैक्ट मुंबई, ये ऐसे मार्केट्स है जहाँ पे हम अक्सर ज़्यादा कटौती नहीं देखते हैं, जहाँ पे लैंड प्राइसेस नीचे आए, ऐसे बहुत ही रेयर ओकेजन्स हुए हैं। तो एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम, बट मैं समझता हूँ कि ये जो कटौती हुई है उसके बाद ये काफ़ी अच्छा लिबरेटिव मौका है। और पिछले 1-1.5 साल से जो एक सुस्ती मार्केट के अंदर देखने को मिली थी, तो उसके चलते भी जो प्राइसेस थे वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके स्टेगनेंट हो चुके थे। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे नवी मुंबई के अंदर यदि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वहाँ पे निवेश किया जाए। सर, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास जो है उसके लिए वाकई में ये जो फैसला लिया गया है वाकई में उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, कि इसमें भी कुछ आगे चलते ऑब्लिगेशंस वगैरह हो सकती हैं कुछ? वेल अभिषेक, जिस तरीके से न्यूज़ दिख रही है, मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा फायदा यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिलेगा। खास करके जो लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए ये सीधा फायदा मुझे दिख रहा है। तो यदि आप ये कैटेगरी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए जहाँ पे निवेश किया जाए। तो लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास वालों के लिए भी यहाँ पर एक बढ़िया फैसला लिया गया है, जिससे कि उनका घर खरीदने का जो सपना है वो यहाँ पर पूरा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब यूपी की ओर। तो यूपी रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ग्रेटर नोएडा सेक्टर 27 के गोदरेज क्रेस्ट परियोजना के प्रमोटर AR लैंड क्राफ्ट LLP को आदेश दिया है कि उसे घर खरीदारों को प्रोजेक्ट देर होने पर ब्याज देना होगा और दूसरी अननेसेसरी फीस भी वापस करनी होगी। ट्रिब्यूनल ने 6 अपीलें खारिज करते हुए कहा है कि प्रमोटर ने धोखाधड़ी और भ्रामक तरीका अपनाया है। प्रमोटर को 45 दिनों के अंदर ब्याज सहित पैसा देना होगा, गलत जानकारी हटाने के लिए सुधार दस्तावेज तैयार करना और हर शिकायतकर्ता को लिटिगेशन कॉस्ट के रूप में 50,000 रुपये भी देने होंगे।
ट्रिब्यूनल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्य सरकार की जांच पूरी होनी चाहिए और उसे खुद से यह देखना चाहिए कि क्या रिक्रिएशनल ग्रीन एरिया और आरईपी स्कीम के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज तो नहीं किया गया था। सर, अगर किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं होता है तो आम घर खरीदार को ब्याज और मुआवजा पाने के लिए कौन कौन से उसके पास कानूनी रास्ते हैं? रेरा हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, ऐसे रास्ते उसको अपनाने चाहिए और उनमें सबसे बेस्ट जो रास्ता होगा वो कौन सा हो सकता है उसके लिए? वेल अभिषेक, रेरा इज द ओनली बेस्ट अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टर्स के पास अभी है। और हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से कानून के अंदर बदलाव किए गए हैं, एक काफी प्रॉम्प्ट रिप्लाई रेरा की ओर से हर एक इन्वेस्टर्स को, ग्राहक को दिया जाता है। और जो आपने ट्रिब्यूनल की बात की, वो ट्रिब्यूनल भी रेरा के अंदर ही आता है। तो यदि आप कहीं पे फंसे हो ऐसे कोई प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे प्रोजेक्ट में देरी हो रही है या फिर आपको जो कमिट किया गया था वो आपको डिलीवर नहीं हो रहा है, तो रेरा इज द ओनली प्लेस जहां पे आपको जाना है। वहां पे आप जब अप्लाई करेंगे तो वो वहां से केस उनको अगर यदि ठीक लग रहा है तो वो आगे ट्रिब्यूनल में भेजेंगे और वहां से आपको जस्टिस मिलेगा। तो कंज्यूमर कोर्ट मैं समझता हूं कि प्रॉपर्टीज के लगते जो भी विवाद है उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट इज नॉट द बेस्ट प्लेस। रेरा के अंदर आप जाइए और वहां से आपका जो केस है वो ट्रिब्यूनल के अंदर जाएगा और वहां पे आपको तो जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक पारदर्शक व्यवहार रेरा की ओर से भी पिछले काफी सालों से देखने को मिल रहा है, तो हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। और गोदरेज इज द एग्जांपल जो आप यहाँ पे बता रहे हो। ऐसी बड़ी कंपनीज के साथ भी रेरा आपको यहाँ पे जस्टिस दिला रही है, तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है और दर्शक के लिए ये काफी फायदेमंद भी है। ठीक है, तो रेरा इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन केस अगर कोई दिक्कत आए तो वहाँ पर आप इसका ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं और इसका समाधान आप यहाँ पर ले सकते हैं। सर, घर खरीदते समय किन शर्तों और दस्तावेज़ों को ज़रूर जांच लेना चाहिए ताकि बाद में कोई गलत चार्ज जैसे कि भ्रामक वादों और प्रोजेक्ट में देरी जैसी समस्याओं से बचा जा सके? वेल अभिषेक, रेरा की वेबसाइट पे मोटा मोटी यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोटा मोटी सारी चीज़ें रेरा की वेबसाइट के अंदर दी हुई रहती है, जिसमें प्रॉपर्टी के टाइटल से लेके क्या स्क्वायर फीट आप यहाँ पे खरीद रहे हो, कारपेट एरिया क्या है, हर एक चीज़ रेरा की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। तो कभी भी आप जब किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर निवेश कर रहे हो तो वेबसाइट के ऊपर ज़रूर जाइए, वहाँ पे आप देख लीजिए कि सारे जो यहाँ पे टाइटल वगैरह सब जो है वो क्लियर है कि नहीं। एक सुझाव जो हम जनरली क्लाइंट्स को देते हैं, आप थोड़ी भी यहाँ पे लोन जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब आप बैंक से लोन अप्लाई करते हो तो बैंक भी वो टाइटल की पुष्टि कर लेती है और उसके बाद मोटा मोटी वो प्रोजेक्ट के अंदर कोई यदि क्षति रह भी गई है तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। तो वैसे केस में एक और जो जांच है वो बैंक भी कर लेती है। तो छोटी मोटी लोन के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप रीसेल प्रॉपर्टी के अंदर जाते हो, जो कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसके अंदर यदि आप निवेश कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक टाइटल क्लियर जरूर करवाना है। वहां पे स्ट्रक्चर, एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी है तो उसका स्ट्रक्चर यदि रहने लायक है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, वो भी एक बार जांच के उसके बाद यहाँ पे निवेश करना रहेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं जब आप घर खरीदें तो इन सब चीज़ों की ऐसे जांच कर सकते हैं। रेरा तो एक ऑप्शन है ही, बाकी सर ने जैसे बताया कि अगर बैंक से आप लोन में लेते हैं तो वो भी अपनी तरफ से एक तफ्तीश करता है, पूरे उसका बैकग्राउंड चेकिंग करता है, उसके बाद आपको लेन देता है, जिससे कि पुष्टि हो जाती है कि प्रॉपर्टी फेयर है कि नहीं है। चलिए अब यूपी से यहाँ पर रुक करते हैं हम लोग पंजाब का। तो पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट नियमों में बदलाव किया है। अब किसी भी आवासीय प्रोजेक्ट के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज़ यानी कि CLU मंजूरी तभी मिलेगी जब डेवलपर के पास उस ज़मीन का पूरा मालिकाना हक यानी कि 100% लैंड टाइटल होगा। पहले डेवलपर को सिर्फ 25% ज़मीन का मालिकाना हक दिखाना होता था, जिससे कई बार प्रोजेक्ट विवादों और देरी का शिकार होते थे। नए नियम का लक्ष्य यह है कि ज़मीन संबंधी विवाद ना हो, प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो और घर खरीदारों का भरोसा बढ़े। इसके साथ डेवलपर पर कड़े वित्तीय नियम भी लागू होंगे ताकि EDC भुगतान और प्रोजेक्ट पूरा करना यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। सर, क्या इस नए नियम से घर खरीदारों को सेफ और एक तरह से विवाद मुक्त प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलेगी? आपको लग रहा है इससे? वेल अभिषेक, हर एक स्टेट प्रॉपर्टीज
में जो भी अभी तक समस्या चल रही थी उसको चलते काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और कुछ एक ऐसे बदलाव यहाँ पे कर रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स को आगे चल के कुछ तकलीफ ना हो। और पंजाब सरकार ने भी ये जो एक फैसला लिया है, ये काफ़ी सही फैसला है मेरे हिसाब से। और टाइटल क्लियर से लेके जो बाकी दिक्कतें यहाँ पे आती थी वो काफ़ी हद तक अब कम हो जाएगी। तो एक काफ़ी बेहतरीन फैसला यहाँ पे पंजाब सरकार की तरफ से, और डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट्स। तो पंजाब सरकार का जो फैसला है वो काफ़ी हद तक घर खरीदारों के हितों के लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सर, क्या प्रोजेक्ट की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि डेवलपर्स को अब पूरी ज़मीन का मालिकाना हक दिखाना होगा यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, और क्लैरिटी के चल के थोड़ा सा यहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यस, प्राइजेस में गो अप। यहाँ से 5 से 10% तक का प्राइस राइज मुमकिन है। तो ये एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं सर इसको, क्योंकि 5-10% यहाँ पर अगर राइज होगा तो अल्टीमेटली जो घर खरीदार हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा झटका लगेगा, लेकिन एक तरह से क्लैरिटी भी रहेगी, राइट? मेरे हिसाब से ये एक बेनिफिट है। प्राइजेस अगर अप भी होते हैं तो एक क्लैरिटी के साथ आप जब निवेश कर रहे हो तो वो एनी टाइम ज़्यादा बेहतर रहता है। और काफ़ी सारे ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन होगा। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल विन विन है। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है। लेकिन सर, अगर छोटे डेवलपर्स के लिहाज से अगर देखें तो उनके लिए क्या ये पूरी ज़मीन के मालिकाना हक की शर्त पूरी कर पाना आसान होगा? क्योंकि छोटे डेवलपर्स के लिए थोड़ी सी हिडन कॉस्ट होती है, या फिर वो उसका थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी हिचकिचाते भी हैं कभी कभी। वह थोड़ी सी दिक्कत अभिषेक यहाँ पे हो सकती है, पर मैं समझता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट और एक क्लियरर पिक्चर के लिए यहाँ पे ये रूल का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि आगे चल के यदि आपके प्रोजेक्ट के अंदर वापस दिक्कत आती है तो वो छोटे डेवलपर के लिए और भी ज़्यादा तकलीफदायक हो सकता है। तो ये जो रूल है वो हो सकता है कि एक टेम्पररी यहाँ पे पेन हो, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा गेन है। लॉन्ग टर्म में एक तरह से उनको फ़ायदा भी मिलेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है। चलिए अब देश से थोड़ा बाहर निकलते हैं, चलते हैं दुबई। जनवरी 2026 से विदेशी नागरिक सऊदी अरब में प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन और घर खरीद सकेंगे। इससे पहले देश में विदेशी लोगों के लिए पूरी तरह से संपत्ति खरीदना मुश्किल या बैन ही था। नए कानूनी फ्रेमवर्क के तहत फॉरेनर्स देश भर में रिहायशी, व्यापारिक, औद्योगिक और कृषि संपत्तियां खरीद सकेंगे, और ये कदम विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक तरह से उठाया गया है। हालांकि कुछ बड़े शहरों में प्रतिबंध रहेगा, जैसे कि मक्का, मदीना, जद्दा और रियाद, जहां सामान्य तौर पर विदेशी संपत्ति ओनरशिप पर रोक रहेगी और नियम थोड़े से सख्त होंगे। इसके अलावा खरीद के लिए विशेष जोन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फीस और शर्तें निर्धारित की जाएंगी, ताकि नियंत्रण जो है वो वहां पर बना रहे। सर, क्या विदेशी नागरिकों को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति देने से सऊदी अरब में घरों की कीमतें बढ़ेंगी और आम नागरिक के लिए मकान महंगे हो जाएंगे वहां पर? वेल अभिषेक, जैसे हमने दुबई के अंदर देखा कि एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट हमें दुबई के अंदर देखने को मिला, उसके बाद सऊदी भी पिछले करीब 4 से 5 साल से आप यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को काफ़ी फ्री कर रहे हैं। एक जो सामाजिक और धार्मिक जो वहाँ पे ढांचा है उससे कहीं ना कहीं वो बाहर निकलने की कोशिश है। तो ओवरऑल ये फॉरेन टूरिस्ट को डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहा है, और काफ़ी जिस तरीके की ये न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि दुबई के अंदर भी हमने देखा है कि आज की तारीख में मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों से भी दुबई के प्राइसेस ज़्यादा है। तो वैसे ही एक फॉरेन अच्छा एक रिस्पॉन्स मैं समझता हूँ कि सऊदी को भी यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि थोड़े यहाँ पे जो सामाजिक और धार्मिक जो यहाँ पे एक ढांचा है उससे बाहर वो लोग निकल पाए तो ये बेहतरीन हो सकता है। और बड़े शहरों को मैं समझता हूं कि अभी के लिए भले छोड़ दिया है, बट हो सकता है कि डाउन द लाइन वहां पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग छूट दे। और प्राइजेस जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि उसके हिसाब से प्राइजेस डेफिनेटली कैन गो अप। तो यहाँ पे भी प्राइजेस बढ़ने की मैं समझता हूं कि आशा है। और एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द राइट टाइम कि जहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिसर्च करना चालू कर दे, और जैसे ही यहाँ पे छूट मिलती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। मतलब जो बड़े शहर जो सर इवेट किए गए हैं यहाँ पर, मक्का, मदीना, जद्दा और रियाद में भी, वहाँ पर भी जैसे कि आपने बताया कि धार्मिक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, तो उसके बाद वो अभी तो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, लेकिन आगे चल के उम्मीद है कि वहाँ पर भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गेट्स खुलेंगे, राइट?
बिल्कुल दुबई में भी यदि आप देखें तो दुबई में पहले एक लीज सिस्टम चलता था जहां पे आपको 99 इयर्स तक ही प्रॉपर्टी के मालिक बनाते थे, और उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर दस्तावेज के साथ आपको पूरा यहाँ पे 100% राइट प्रॉपर्टी का दिया जाता है दुबई के अंदर। तो धीरे धीरे उन लोगों ने भी ओपन अप किया। मैं समझता हूँ कि सऊदी ने भी एक शुरुआत की है, और आगे चल के जब उनको एक कंफर्ट लेवल आ जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि वो लोग भी ये जो मेजर जो सिटीज है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाए। ठीक है, चलिए दुबई से वापस आते हैं अपने देश महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा नीति बदलाव करते हुए मुंबई की आवास व्यवस्था में दशकों से चले आ रहे पगड़ी सिस्टम को समाप्त करने के लिए नया नियामक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चले रहे विवादों को सुलझाना, किराएदारों और मकान मालिकों को कानूनी क्लैरिटी देना और शहर में पुरानी एवं जर्जर इमारतों के पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट को तेज गति देना है। यह मुंबई के शहरी आवास क्षेत्र के लिए कई दशकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक कहा जा रहा है। इसका मेन रीजन यह है कि पुराने नियमों के तहत बिल्डर्स को एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कि FSI नहीं मिलता था, जिससे वो रीडेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे। नए नियमों में FSI के प्रोत्साहन की वजह से डेवलपर्स के लिए इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना फायदेमंद होगा और दशकों से रुके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले तो ये पगड़ी सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में एक बार समझा दीजिए पहले। वेल अभिषेक, पगड़ी सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग लीज सिस्टम है जहाँ पे 99 ईयर्स जनरली एक टर्म यूज होता था कि 99 साल के लिए वो प्रॉपर्टी का आपको राइट दिया जाता था, जहाँ पे सेल ऑफ प्रॉपर्टी जहाँ पे संभव नहीं था। वैसे किस्सों में यहाँ पे एक पगड़ी सिस्टम से आपको सेल किया जाता था। काफ़ी सारे जो पुराने जो घर थे जहाँ पे काफ़ी समय से टेनेंट रहे थे, तो वहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था उसके हिसाब से उन लोगों को भी पगड़ी सिस्टम पे अभी उनके पास भी मकान है। तो जो लॉन्ग लीज के ऊपर जो मकान है वो जनरली पगड़ी सिस्टम का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया कि उसकी वजह से एक विवाद यहाँ पे जरूर खड़ा रहता था बिटवीन द एक्चुअल ओनर और जो पगड़ी पे जिसके पास घर है। तो ये एक विवाद का विषय डेफिनेटली पिछले काफी समय से रहा है, और जब ये महाराष्ट्र सरकार इसके निराकरण के लिए कुछ कर रही है तो यदि ये सॉल्यूशन आता है तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो रिडेवलप हो सकती है उसके लिए काफी अच्छी खबर है। ठीक है सर, लेकिन क्या नए नियम के बाद भी मौजूदा जो निवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनको समय पर और सफिशिएंट मुआवजा और ऑप्शनल घर मिलेगा? क्योंकि पुनर्वास की सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है लोगों के मन में कि भाई हम लोग जाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ, उसका जो एक तरह से पैसा जो देना होगा वो कैसे दिया जाएगा, कंपनसेट कैसे किया जाएगा उसको? वेल मुंबई जैसे शहर में लैंड का हमेशा शॉर्टेज रहा है, और जब कभी भी ऐसे लैंड पार्सल डेवलपर के लिए ओपन होंगे तो डेवलपर इसके लिए हर एक मुमकिन चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ग्राहक के लिए तो डेफिनेटली एक विन विन है, और उनको जो भी जैसे उनको किराए पे यदि मकान चाहिए तो वो भी मिलेगा, उनको नई प्रॉपर्टी भी शायद जो अभी मौजूदा प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा बेहतर मिले, और इसके अलावा भी कुछ आर्थिक बेनिफिट डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग जो ओनर्स है, होम ओनर्स, उनको कुछ भी यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत है। उनके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और काफ़ी सारे अभिषेक मैंने ऐसे सोसाइटीज़ देखी है जहाँ पे ये पगड़ी सिस्टम की वजह से या फिर कुछ एक विवाद के चलते वहाँ पे रीडेवलपमेंट अभी तक मुमकिन नहीं था। तो यदि गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जिससे डेवलपमेंट फास्ट होगा तो वो वहाँ पे रह रहे जो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स है उनके लिए एज वेल एज डेवलपर के लिए एज वेल एज इकोनॉमी के लिए ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगा। सर, तेज रीडेवलपमेंट के लिए तो वाकई में मतलब अगर देखा जाए तो फिर एक पॉजिटिव मूव है सरकार की ओर से। लेकिन सर, रीडेवलपमेंट के नाम पर पर्यावरण हो गया, खुली जगह हो गया, बुनियादी सुविधाएं होंगी जैसे कि पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल वगैरह हो गए, उस पर कहीं दबाव तो नहीं पड़ेगा अगर ओवरऑल इस सिनेरियो को भी देखें तो? नहीं, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि जो नए बाइलॉज है तो उसके ध्यान में रखते हुए ज़्यादा FSI आपको प्रोवाइड की जाती है, पर उसके चलते जो ग्राउंड कवरेज होता है, जो खुली जगह जो आपके कैंपस के अंदर होती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है।
तो एक वर्टिकल डेवलपमेंट होगा जिसकी मुंबई जैसे शहरों में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके चलते जो एक ग्राउंड क्लियरेंस रेशियो है, जो खुली ज़मीन जो आपके कैंपस के अंदर है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ट्री प्लांटेशन वगैरह भी सारे टाउन प्लानर के जो आपको जो रजा चिट्ठी मिलती है उसके अंदर के नॉर्म्स रहते हैं, तो वो ट्री प्लांटेशन वगैरह भी सब बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। इनफैक्ट ये एक बेनिफिशियल होगा फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फिर एक तरह से बेनिफिशियल यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल में जैसे कि इम्पैक्ट की हम लोग बात करें तो उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद नहीं है। पॉजिटिव ही पूरा ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा इसके लिए। चलिए अब रुक करते हैं ज़रा लखनऊ का। तो वहाँ पर LDA यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स की कीमत नहीं बढ़ाएगा। इसके लिए कीमतों को 1 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि 2026 दिसंबर तक कोई भी रेट्स यहाँ पर नहीं बढ़ाए जाएंगे। LDA की अलग अलग स्कीम्स में खाली पड़े फ्लैट्स को पहले आओ पहले पाओ योजना के अंतर्गत बेचा जा रहा है। इसमें मेनली कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, देवपुर पारा योजना, ऐशबाग हाइट्स के फ्लैट शामिल हैं। इनकी कीमतों को पहले की तरह दिसंबर 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है, जिससे लोग पुरानी दर पर ही भवन खरीद सकेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, थोड़ा सा डाउट भी है कि LDA ने फ्लैट्स के प्राइस जो फ्रीज कर दिए हैं, क्या वजह लग रही है? ना बिकना भी एक वजह हो सकती है, जैसे कि DDA में यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। यस डेफिनेटली अभिषेक, इनफैक्ट पिछले 1-1.5 साल से जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, तो ये भी एक वजह थी। और ये जो एक बदलाव यहाँ पे किया जा रहा है, तो उसकी वजह से एक इन्वेस्टर्स को भी एक थोड़ा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा, एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आएगा कि मुझे 1 साल तक यही प्राइस में यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो हो सकता है कि ये नॉर्म्स के ये बदलाव के चलते भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे थोड़े अट्रैक्ट हो। तो मोटा मोटी मैं समझता हूँ कि ये भी अगेन एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है ओवरऑल लखनऊ की प्रॉपर्टीज के लिए। सर, अगर किसी को खरीदना हो वहाँ पर, क्योंकि फ्लैट्स तो अभी उसके जो प्राइसेस होंगे वो फ्रीज कर दिए गए हैं, अभी वक्त है सही समय खरीदने का, या आगे अभी थोड़ी सी और इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है आगे चल के? मैं समझता हूँ कि एक लेवल पे यहाँ पे प्राइजेस को फ्रीज किया गया है, पर हो सकता है कि इससे भी कम प्राइजेस में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफर की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सही समय है जहाँ पे आप थोड़ा सा रिसर्च करें, और उसके बाद कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन लग रहा है, इससे नीचे की प्राइस आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है यदि डेवलपर की तरफ से, तब जाके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे बहुत ज्यादा हरी करके, क्योंकि ये नॉर्म आया है तो अभी कभी इन्वेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सर, पहले आओ पहले का आओ की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व वाला हिसाब किताब है। सर, ऐसी योजना के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रोसेस जो होगा वो आसान और पारदर्शी है होगा इसमें, कि या इसमें किसी तरह की दिक्कत या लंबे वक्त में थोड़ा सा और दिक्कत आ सकती है, इंतजार करना पड़ सकता है निवेशकों को या खरीदारों को? बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है अभिषेक यहाँ पे, पर जिस तरीके की ये योजना बनाई गई है, लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक पारदर्शिता यहाँ पे देखने को मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हद तक देखने को मिलेगी। तो पर फिर भी मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत ज़्यादा जल्दी निर्णय लेके यहाँ पे कूदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च करें, काफ़ी सारे यहाँ पे विकल्प है, तो कौन से विकल्प के अंदर आपको जाना है पहले वो आप सोचें और उसके बाद यहाँ पे निवेश करें। ठीक है, तो दूसरे भी ऑप्शंस हैं तो वहाँ पर भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी ये वाला LDA के तो बोले भी जाते हैं कि ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स सर ने बताए उनको भी ध्यान में रखते हुए आप अपने निवेश की रणनीति जो है वो बना सकते हैं। चलिए अब चलते चलते फटाफट खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। दूसरी रियल एस्टेट खबरें कौन कौन सी हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अब एक मजबूत इन्वेस्टमेंट ड्रिवन फेज में एंटर कर चुका है। रियल एस्टेट सर्विसेज वाली कंपनी CBRE की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के पहले 9 महीनों के दौरान भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में इक्विटी कैपिटल इनफ्लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% बढ़कर रिकॉर्ड $10.2 बिलियन का हो गया है। साल के आखिर तक इन्वेस्टमेंट USD 12 से 14 बिलियन यानी कि लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद इसकी है, जो इस सेक्टर के लिए अब तक का सबसे ज्यादा सालाना इनफ्लो होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऑफिस, इंडस्ट्रियल, रिटेल और रेसिडेंशियल के साथ साथ कई सेक्टर्स में निवेश बढ़ रहा है और Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी पूंजी यहां पर आ रही है। वहीं यूपी रेरा ने प्रदेश के 9 जिलों में कुल 16 नई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 3,200.16 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश का प्रस्ताव है, जिनके जरिए 3,845 रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स्ड यूज यूनिट्स को डेवलप किया जाएगा।
अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में लखनऊ के लिए सबसे ज़्यादा कुल 6 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें 2154.69 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसी तरह आगरा में 200.69 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाओं, गाजियाबाद में 74 करोड़ रुपए की लागत के 2 व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बरेली में 104 करोड़ रुपए की लागत वाली 1 आवासीय परियोजना, प्रयागराज में 6 करोड़ रुपए की लागत की 1 आवासीय परियोजना को मंजूरी यहां पर दी गई है। उधर हरियाणा सरकार ने समाधान से विकास ईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस रिकवरी सेटलमेंट स्कीम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, ताकि डेवलपर्स पर बकाया ईडीसी ड्यूज जल्दी रिकवर हो सके और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में देरी ना हो। नई शर्तों के तहत अगर डेवलपर पूरी राशि तुरंत चुकाता है तो उसे प्रिंसिपल ईडीसी के साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट देना होगा, और अगर भागों में भुगतान करना चाहते हैं तो ज़्यादा अप फ्रंट जमा करना होगा और बाकी किस्तों में देना होगा, जिन पर 8% सालाना इंटरेस्ट लागू होगा। देर होने पर पेनल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नए बिल्डिंग नियमों में बदलाव किया है और छोटे मकानों के प्लॉट पर बिल्डिंग परमिट फीस, यानी कि जो बिल्डिंग परमिट फीस होती है उसके अलावा निरीक्षण फीस जो होती है, इंस्पेक्शन फीस, उसको माफ़ कर दिया गया है। अब जो रिहायशी प्लॉट 1076 वर्ग फीट लगभग 100 वर्ग फीट मीटर के होते हैं उन पर यह फीस नहीं लगेगी। इसी तरह छोटी दुकानें यानी कि 323 वर्ग फीट तक पर भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। पहले मालिकों को प्रति वर्ग मीटर राशि के हिसाब से ये फीस देनी होती थी। अब ये छूट छोटे प्लॉट मालिकों और दुकानदारों के लिए खर्च कम करेगी। अगर नियमों का पालन किया जा रहा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डीम्ड अप्रूवल भी दिया जाएगा। साथ ही बिल्डिंग डिज़ाइन और अन्य शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। सर, इस आखिरी खबर पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा। सर, जो बिल्डिंग परमिट फीस की छूट सभी शहरों और विकास प्राधिकरणों में एक जैसे लागू होगी या अलग अलग अथॉरिटी जैसे कि नोएडा हो गया, जीएनआईडी हो गया, एलडीए आदि में हो गया, इसके नियम अलग हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग चार्जेस लिए जाएंगे। ज़्यादातर हम देखते रहे कि इंडिया के अंदर एक यहाँ पे चार्जेस होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि हर एक जगह पे जो हम डेवलपमेंट का एक स्केल देख रहे हैं वो अलग अलग है। तो मैं नहीं समझता कि एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। चार्जेस मेरे हिसाब से अलग अलग ही रहेंगे। सर, अगर डीम्ड अप्रूवल सिस्टम में अगर बाद में कोई निर्माण नियम उल्लंघन पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, और आम मकान मालिक जो है उसको क्या कोई कानूनी जोखिम यहाँ पर उठाना पड़ सकता है? मैं समझता हूँ कि डेवलपर की ही यहाँ पे जिम्मेदारी होगी, और काफ़ी समय इसका जो भुगतान है वो एंड यूज़र को करना पड़ता है। पर जिस तरीके से यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो भी आगे चल के काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये एक तरह से राय निकल कर आती है इन खबरों के ऊपर। सर, आपने समय निकाला और तमाम जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरें थी उन पर अपनी राय रखी आपने, और बहुत बखूबी आपने राय रखी। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी कोई फैसला अगर लेना होगा, इन प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लेने होंगे, तो फिर उनको थोड़ी सी अब आसानी होगी। सर, आपने समय निकाला उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी चल के आप हम लोग का ऐसे ही समय निकाल कर हम लोग का थोड़ा सा और मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज जो है वो आपको पसंद आई होगी। बाकी आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी नई खबरों के साथ हम लोग आएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।